गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं, उसमें देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट न्यूज, उसके बाद लेकर के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। और आज संडे है, संडे को एडिटोरियल्स की जगह पे साइंस से रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग वन बाय वन क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद एडिटोरियल्स है आज 26 मार्च 2023 का। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली लेक्चर्स है ये पर्टिकुलरली यूपीएससी जिसमें कि आप आईएएस आईपीएस का सर्विसेज होते हैं, उसके बाद देखिए कि अभी रिसेंटली एपीएफसी का वैकेंसी आया, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएससी हो गया, रेलवे हो गया, और भी जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पे करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन राइज किए जाते हैं, उसके लिए ये लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं विथ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ क्या है न्यूज। अब देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे जब हम फ्रंट पेज पे द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे दो न्यूज़ है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली पहला न्यूज़ जो है यहाँ पे जो हमारे कंट्री के, ठीक है, अपोजिशन लीडर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, राहुल गांधी, उसके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। अब देखिए पर्टिकुलरली क्या है, जब डिस्क्वालिफिकेशन जो राहुल गांधी है उसे पिछले दिन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसके एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप है उससे। अब देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या आता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो डिफेमेशन लॉ है उसके अंतर्गत इसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब देखिए फर्स्ट वन हम देखते हैं कि डिफेमेशन ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जब हम डिफेमेशंस की बात करते हैं तो डिफेमेशंस फर्स्ट वन जो ये जो डिफेमेशंस लॉ है ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और जर्मनी से लिया गया है, इसमें क्या है ना कि इस लॉ के तहत जो जर्मनी है वहाँ पे ऐसा प्रोविजंस है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत स्टेटमेंट देता है, ठीक है, जो कि पब्लिक के नज़र में कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, तो उस केस में उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि देखिए ये जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो किस तरह से स्पोकन डिलिबरेटली हो या किसी तरह से इंटेंशनली, ठीक है, जो कि जाने माने इंटेंशन से, ठीक है, किया जाता हो, और इससे जो है जो पर्सन है दूसरे पर्सन जिसके अगेंस्ट ऐसा किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके रिप्यूटेशन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस टाइम पे डिफेमेशन सामने आता है। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया में क्या प्रोविजंस है। जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में, ठीक है, आप जानते होंगे कि आर्टिकल जो 35 है, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और उसी क्रम में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 में, ठीक है, तो आर्टिकल 19 ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। उसमें क्या है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी है, ठीक है, पर्टिकुलरली प्रत्येक सिटीजन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 सेकेंड में ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, यदि वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का, ठीक है, डिफेमेशन है ना, मतलब अगर किसी व्यक्ति का, अब देखिए राइट टू फ्री ऑफ स्पीच तो प्रोवाइड किया गया, लेकिन आप दूसरे के जो रिप्यूटेशन है उसको इम्पैक्ट नहीं कर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी केस में यदि ऐसा कोई करता है, ठीक है, दूसरे के अगेंस्ट इस तरह से ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि दूसरे के जो रिपीटेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा सकते हैं, और उसी केस में यहाँ पे डिफेमेशन लॉ लाया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या होता है, जो इंडिया, ठीक है, हमारी कंट्री है, वहाँ पे क्या है ना कि चाहे वो सिविल, ठीक है, या क्रिमिनल ऑफेंस हो या डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिससे कि उसके अचीवमेंट, जैसे कि देखिए यहाँ पे सिविल रॉन्ग में यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से क्या है ना कि रॉन्ग डोअर कुछ इस तरह से मैसेज किया हो और इस तरह से कमिट किया हो जिससे कि उसे जेल मिल सकता है, ठीक है, जेल में डाला जा सकता है। अब फिर जाकर के देखिए आगे क्या है, अब देखिए यहाँ पे फिर है कि या क्रिमिनल ऑफेंस करता हो, ठीक है, जो कि दूसरे के रिप्यूटेशन पे इम्पैक्ट डालता हो, ठीक है, उसके बाद जाकर के स्टेबिलिटी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये 3 केसेस हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पे ये 3 केसेस हैं जिसके तहत उस पर डिफेमेशन लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली अब हम देखिए यहाँ पे बताया गया है फ्री स्पीच वर्सेस डिफेमेशन लॉ। ठीक है, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या दोनों के बीच
कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशंस हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आगे देखिए कि डिफेमेशन लॉ के अंतर्गत, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइड किया गया, ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन वहाँ पे ये तर्क देता है डिफेमेशन लॉ के अंतर्गत कि यदि किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस पे प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिड है और नॉट कन्फ्लिक्ट विथ राइट ऑफ फ्री स्पीच है ना। उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा बताया गया है। अब देखिए आगे जब बात करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये बताया गया कि फ्री स्पीच वर्सेस डिफेमेशन लॉ। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ के बारे में बताया गया कि देखिए जो आर्टिकल 19 है प्रोवाइड ना, आर्टिकल 19 में जो फर्स्ट क्लाउज है, ठीक है, तो उसमें तो राइट टू फ्री स्पीच की बात की गई है, लेकिन वहाँ पे जब वही सेकेंड क्लाउज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। अब उसी केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि देखिए पर्टिकुलरली जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, 21 में, तो ये तो क्या है ना कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है और इस तरह से क्या है कि ये बैलेंस बनाने की काम करता है कि किस तरह से, ठीक है, मान लीजिए किसी को राइट्स प्रोवाइड किया गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पर्टिकुलरली किसी भी दूसरे व्यक्ति के राइट्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हानि पहुंचाए, तो उसी को लेकर के यहाँ पे डिफेमेशन लॉ लाए गए हैं। अब देखिए आगे जब बात करते हैं तो यहाँ पे अभी तक में डिफेमेशन से रिलेटेड क्या क्या जजमेंट आया है। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली 3 जजमेंट आया है। पहला जो है महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद, ठीक है, 1958 का केसेस है। दूसरा जो है 2006 में जो कि राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी के अगेंस्ट है ना। उसके बाद थर्ड वन जो केस की बात करते हैं यहाँ पे श्रेयस अय्यर सिंह, ठीक है, सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ 2015 के केसेस से जजमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद, ठीक है, इसके बारे में इस जजमेंट में क्या कहा गया है। इसमें यह बताया गया कि कोई भी लेटर, ठीक है, जो सेंड किया जाता है, ठीक है, प्लेंटीफुल हो, ठीक है, इसलिए और जो अदर पर्सन्स है यदि इस तरह से तो वो जो लेटर भेजा जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलरली वो क्या है ना कि दूसरे के लिए नहीं वो रीडेबल अंडरस्टेबल होगा, ठीक है, तो इस केस में डिफेमेशन लॉ क्या होगा, इम्प्लीवेबल होगा, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। उसके बाद दूसरा जो राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी 2006 का केस आया था, इसमें हाईकोर्ट जो है, ठीक है, जो दिल्ली हाईकोर्ट है, उनके द्वारा ये बताया गया, कहा गया कि जो पर्टिकुलरली कि यदि अगर किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई भी बेन ऑर्गेनाइजेशन है उससे कहीं ना कहीं मनी रिसीव करता है, ठीक है, तो इस केस में उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि पर्टिकुलरली इस पर ये डिफेमेशन लॉ इम्प्लीमेंट होंगे, जैसा कि ये राजीव गांधी का केस आया था उसमें से संबंधित है, ठीक है, पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया था, तो इसी को लेकर के ये जजमेंट आया था। अब देखिए यहाँ पे श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस क्या था, तो इसमें ये कहा गया कि इसमें क्या कहा गया कि पर्टिकुलरली जब हम आईटी एक्ट, ठीक है, 2000 की बात करते हैं तो इसमें सेक्शन ए में, ठीक है, ऐसा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कोई भी इस तरह से मैसेज भेजता है, ठीक है, जो कि किसी दूसरे के इंटीग्रिटी, ठीक है, जो दूसरे के रेपुटेशन से उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो कम्युनिकेशंस के सर्विस से, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिफेमेशन लॉ इम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए जब आगे हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे लॉ मेकर्स यानी एमएलए और एमपी की बात करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि पर्टिकुलरली क्या है कि यदि कोई भी एमपी, ठीक है, इस तरह से ऑफेंस करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेक्शंस दिया गया है 81 के तहत, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक आरपीए एक्ट है 1951 का, ठीक है, तो उसके तहत यहाँ पे ये प्रोविजंस है यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह से इंक्लूड पाया जाता है, ठीक है, 153A के तहत कि प्रमोट करता है कोई भी चीज़ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, चाहे वो रिलीजन्स के ग्राउंड पे हो, रेस के ग्राउंड पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे हो, ठीक है, रेजिडेंस, लैंग्वेज, इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसके सेक्शन से 171E ऑफेंस ब्राइबरी, ठीक है, या सेक्शन 171F, ठीक है, और उसके बाद एक कोई भी पर्सनल प्रेजेंटेशंस करता है, ठीक है, प्रेजेंटेशंस करता है इलेक्शंस में, ठीक है, तो उस पर ये जो है पर्टिकुलरली सेक्शन 83A ऑफ रिप्रेजेंटेशन
पब्लिक एक्ट के तहत उसकी जो एमपी की क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, मेंबरशिप है, वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जाकर के उसे जो है 2 साल तक की जेल हो सकती है। किंतु इस केस में यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो है डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए, ठीक है, ये जो इम्पैक्ट होगा ये 3 मंथ, ठीक है, जब से मतलब कहीं ना कहीं ये डिफेमेशन उस पर इम्पोज होगा, तो उस टाइम से लेकर के 2 मंथ आफ्टर 3 मंथ के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कन्विक्शन उसे जो जेल में सजा होगा, ठीक है। और उसके बाद जाकर के इस पीरियड में वो जो 3 मंथ का पीरियड दिया जाएगा, वो 3 मंथ के पीरियड में वो जो कन्विक्टेड एमपी है वो जाकर के हाई कोर्ट में, ठीक है, जाकर के अपील कर सकता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो अभी पर्टिकुलरली जो अपोजिशन लीडर है उस पर यही एक्ट कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ठीक है। ये सेक्शन 83 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अभी देखिए रिसेंटली उस पर डिफेमेशन का चार्जेस सौंपा गया है और उसे 2 मंथ का टाइम दिया गया है, ठीक है। और 2 मंथ के बाद अंदर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो है राहुल गांधी के द्वारा, ठीक है, जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सारी चीज़ बताया जा रहा है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का मिसयूज है, ठीक है। जो उसके पास अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पावर है, ठीक है, उसके ये कहीं ना कहीं ये मिसयूज किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए इस न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी पर्टिकुलरली जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बारे में आपको पता है उसे देवनगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि पर्टिकुलरली अभी 4 धाम की यात्रा स्टार्ट होने वाली है, कब से, तो 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होगी और अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। तो इसमें 4 धाम की यात्रा में जिसमें कि केदारनाथ हो गया, ठीक है, उसके बाद जाकर के बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया और यमुनोत्री हो गया। तो ये पर्टिकुलरली ये सब प्लेसेस हैं जहाँ पे कि ये 4 धाम की यात्रा होते हैं। और इसी केस में क्या होते हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलरली जो प्लास्टिक के यूज हैं, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक का बोतल हो, ठीक है, चाहे प्लास्टिक बैग हो, वो काफ़ी ह्यूज मात्रा में यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक है वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे देखे जाते हैं, काफ़ी मात्रा में गार्बेज देखे जाते हैं। तो इससे क्या है कि वहाँ का जो पॉल्यूशंस है वो इन्वायरमेंट, ठीक है, और पर्टिकुलरली आसपास का जो एरिया है काफ़ी दूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। तो इसी को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसके लेकर के काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं। और इसी केस में अभी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है, उनके द्वारा एक QR बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके तहत क्या है कि पर्टिकुलरली यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जहाँ से पर्टिकुलरली क्या होगा ना कि जैसे बोतल है, ठीक है, बोतल पे QR रहेगा और QR बोतल पे रहेगा, और इस पीरियड में अगर कोई भी वो बोतल खरीदते हैं, ठीक है, और उसको सही जगह पे नहीं उसको एडजस्ट करते हैं, वहाँ पे फिर जहाँ से लेते हैं वहाँ पे नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है, इधर उधर फेंकते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसको उसके लिए फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि पर्टिकुलरली जो इधर उधर बोतल फेंकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल, तो वो कहीं ना कहीं इससे प्रोटेक्शंस मिलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पर्टिकुलरली इससे पहले भी इस तरह से QR बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तराखंड में ही। और इस केस में क्या हुआ था कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी सफल रहा था, और इस तरह से इस तहत, ठीक है, जो डिजिटल इनोवेशंस है, ठीक है, अवार्ड्स भी मिले थे उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आया है पर्टिकुलरली। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है ना कि जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसके पास 3 मंथ है, ठीक है। 3 मंथ किसके लिए है कि ऑनलाइन, ठीक है, जितने भी उसका पोर्टल है, अभी क्या होता था, अभी से पहले ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जितने भी RTI के प्रोविजंस थे, ठीक है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस थे, ठीक है, तो वो सब चीज़ प्रोवाइड किए जाते थे, गैदर किए जाते हैं और प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि 3 मंथ के लिए, ठीक है, 3 मंथ के अंदर, ठीक है, प्रत्येक स्टेट यूनियन टेरिटरी को क्या करना होगा कि उसे ऑनलाइन सेटअप करना होगा उसका पोर्टल एक अलग, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी ऑनलाइन पोर्टल है। तो उसी को लेकर के अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं RTI के बारे में। RTI क्या है?
देखिए जब हम आरटीआई की बात करते हैं तो इसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है ना कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है 1948 में। और इसके द्वारा प्रत्येक को, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रत्येक को उसके पास ये अधिकार है कि कोई भी इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, चाहे वो आइडिया हो या थाट्स हो, ठीक है, उनकी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। और उसके बाद जाकर के जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है, जो चाहे वो सिविल हो, ठीक है, या पॉलिटिकल राइट्स हो, ठीक है, 1966 का, तो उसके तहत भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक के पास ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये चीज़ पूछने का कि क्या आइडियाज इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसके बाद जाकर के आगे जब बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो इसमें 1986 का बात की गई है। तो इसमें क्या गया है कि जो मिस्टर कोलवाल वर्सेस जयपुर, ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें ये कहा गया कि पर्टिकुलरली प्रत्येक को, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने का अधिकार है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 के तहत। और उसके बाद जाकर के जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ न कुछ सिटीजन्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ उसका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 जो है ये फंडामेंटल राइट्स के तहत आते हैं। अब देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो सिटीजन्स है उसको एम्पावर करना, है ना। उसके बाद जाकर के जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है और अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, जितने भी चाहे वो यूनियन एग्जीक्यूटिव हो या सिविल सोसाइटी हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद जाकर के जो करप्शन है उसको रिड्यूस किया जाए। और उसके बाद जाकर के जो इन्हांस है पीपल का पार्टिसिपेशन है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रीजन्स क्या क्या है एडॉप्टेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए रीजन्स यहाँ पे बताया गया है कि फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एडॉप्टेशन ऑफ, ये देखिए करप्शन, ठीक है, और उसके बाद जितने भी स्कैंडल्स हैं उसको कम करना, इंटरनेशनल प्रेशर, एक्टिविज्म, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए आगे जब बात करते हैं तो इसका क्या क्या फीचर्स हैं, तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 1, ठीक है, 1 के 2 में ये प्रोवाइड किया गया कि जो इंडिया है, ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन 2 में ऐसा प्रोवाइड किया गया है, बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या मेमोज या ईमेल्स या ओपिनियन या एडवाइस, ठीक है, प्रेस रिलीज, ठीक है, सर्कुलर ऑर्डर, उसके बाद जाकर के कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है। अब उसके बाद जाकर के सेक्शन 2J में ऐसा प्रोवाइड किया बताया गया है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब ये है कि एक्सेसिबल होगा, ठीक है, और ये जो है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के लिए, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट बॉडी के लिए एक्सेसिबल होगा, नहीं, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी है तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए वर्क करेगा। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, उसके बाद टेकिंग नोट्स, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कॉपी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, उसके बाद एक टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल मटेरियल्स, तो ये सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब फीचर्स हैं किसका, आरटीआई का। अब देखिए ये था आरटीआई के बारे में, तो ये था आरटीआई से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पर्टिकुलरली क्या है ना कि अफस्पा से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे देश के होम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जब से अफस्पा, ठीक है, जो अफस्पा एक्ट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है इससे क्या है ना कि काफ़ी चेंजिंग आया है, ठीक है। जो पहले घटनाएं होती थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 90 से 97% रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। ये 2014 से लेकर के अभी तक की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे ये न्यूज में आया है कि जो अफस्पा है, ठीक है, जो अफस्पा वाला एरिया है, पर्टिकुलरली नागालैंड हो गया, है ना, उसके बाद मणिपुर हो गया, असम हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं अफस्पा एक्ट वर्क करती है। तो इसी को लेकर के क्या है कि अभी ये रिसेंटली क्या होता है ना कि जो नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, तो ये सब चीज़ अफस्पा का अपोज करते हैं। अब देखिए जानते हैं अफस्पा होता क्या है, ठीक है, अफस्पा है क्या, इस एक्ट के तहत क्या प्रोविजंस हैं। देखिए जब हम अफस्पा की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश ईरा थे, ठीक है, उसी टाइम से ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये ब्रिटिश ईरा में कब, तो ये पर्टिकुलरली क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो
प्रोटेस्ट हुआ था, उसी के दौरान क्या हुआ था कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, 4 ऑर्डिनेंस लाया गया था 1947 में, ठीक है। तो उसी टाइम पे अफस्पा एग्जिस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद जाकर के 1948 में जो प्रेजेंट लॉ है, ठीक है, वो उसमें कहीं ना कहीं इफेक्टिव में लाया गया है, पर्टिकुलरली किस तरह के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट में 1958 में कहीं ना कहीं जो होम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर थे उस टाइम के जो जीबी पंत थे, ठीक है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये लाया गया। और उसके बाद अगर के जो इनिशियली था, ठीक है, ये पर्टिकुलरली आसाम मणिपुर के लिए इम्प्लीमेंटेशंस था 1958 तक में, ठीक है। और उसके बाद अगर के कुछ दिन के बाद जो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इसमें भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया। अब इस स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया। अब देखिए इस एक्ट के तहत पर्टिकुलर जब अफस्पा की बात करते हैं तो इसमें क्या है ना कि जो अनफेटर्ड पावर है, ठीक है, ये प्रोवाइड किए जाते हैं किसको, आर्म फोर्सेस को, ठीक है, जो पर्टिकुलरली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होते हैं। और इसको क्या किया जाता है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में इसे डिप्लॉयड किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर्टिकुलरली किसी को भी ये मतलब क्या करते हैं, जब ये इस तरह से जब इसको डिप्लॉय किया जाता है वहाँ पे, तो किसी की भी ये हत्या कर सकते हैं, ठीक है, या किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, किस लिए, कि सर्च करने के लिए, कि पर्टिकुलरली जो प्रोटेक्शंस हैं, ठीक है, जो लीगल जो कानूनन तौर पे, ठीक है, कहीं ना कहीं कानून के अगेंस्ट रहते होते हैं, ठीक है, उसके इन सर्च के लिए, ठीक है, क्या कानूनन है, ठीक है। और उसके बाद अगर के ये जो लॉ है पर्टिकुलरली 1958 में ये डील करता है, ठीक है, पर्टिकुलरली नागा कम्युनिटी में, इसमें क्या है ना कि इसके अगेंस्ट में आ गया, ठीक है, वहाँ के जो नागा कम्युनिटी है वो इसके अगेंस्ट आ गया। और इसके तहत 1972 में और ये डिक्लेयर किया गया है, ये सब एरिया जो है ये कहीं ना कहीं ये क्या करता है, डिस्टर्ब एरिया है। इससे क्या होता है, ये एरिया डिस्टर्ब होता है, किससे, ये आपस से, ठीक है, जो नागा कम्युनिटी है उनके द्वारा ये बताया गया है। और उसके बाद ये बताया गया कि जो त्रिपुरा है पर्टिकुलरली 2015 में, ठीक है, और उसके बाद मेघालय में जो अफस्पा है 27 साल का, ठीक है, उसको वहाँ से रिवोक किया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जाकर के अभी तक, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको वहाँ से हटा दिया गया 2018 में। उसके बाद करेंटली जो है अभी जो हमारे कंट्री हैं पर्टिकुलरली आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे क्या है कि ये कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अभी कंट्रोवर्सीज ही आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली अफस्पा से रिलेटेड ह्यूमन राइट का वायलेशंस बताया जाता है, ठीक है, और पर्टिकुलरली इसी तरह से बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जो नागालैंड है, असम है, इस चीज़ को लेकर के। तो इसी को लेकर के जो हमारे देश के होम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बार बार बताया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और इससे क्या होता है कि जो अफस्पा है इससे जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट में रहता है और वहाँ का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो प्रॉपरली होते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स। आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स था जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, पर्टिकुलरली जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत न्यूज़ है, ठीक है, इसमें बहुत चीज़ पढ़ सकते हैं। द हिंदू जो न्यूज़पेपर्स है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, सभी के लिए बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसका मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कशंस किया, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है, तब तक के लिए फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन, यानी कि 27 मार्च 2023 के द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसमें, ठीक है, देखेंगे फिर अगले दिन मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स, ठीक है। थैंक यू।